दोस्तों गाज़ा से अपडेट आ रही है। और कल के दिन ईरान में जो हमला हुआ था जिसमें कसीम सुलेमानी की 4th एनिवर्सरी में जो लोग श्रद्धांजलि देने आए थे तो उनके ऊपर बम धमाके हुए थे। 2 बम धमाके हुए थे जिसमें अभी तक 84 लोग मारे गए। तो ये बम धमाके की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ले रही है। और इस्लामिक स्टेट ने ये जिम्मेदारी जब ले रही है तो माना जा रहा है कि ये इस्लामिक स्टेट, क्योंकि इस्लामिक स्टेट इस समय अगर ईरान में देखा जाए तो ईरान में उसको बैन कर रखा है। साथ में जो कसीम सुलेमानी, उन्होंने जब वो एक्टिव थे ईरान और सीरिया के अंदर तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने की काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी और उसके लिए उन्होंने काम भी किया था। तो इस वजह से जो कसीम सुलेमानी और इस्लामिक स्टेट का संबंध है वो आपस में दुश्मनी का रहा है। तो कसीम सुलेमानी की हत्या 4 साल पहले हो गई थी। तो हो सकता है कि उनका उनका नाम पर ही उनका बदला लेने के लिए ये जो इस्लामिक स्टेट है उसने कल के दिन जो उनके लिए श्रद्धांजलि देने आए थे लोग उनको निशाना बनाया। तो इस्लामिक स्टेट ने जब इसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है तो उसके बाद जो ईरान की बॉर्डर लगती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, उसको ईरान ने अब वहाँ पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जो कल हमला हुआ था ईरान के अंदर, ये वहाँ पर सेंटर ईरान में एक खैरम नाम का एक शहर है, वहाँ पर ये हमला हुआ था कल के दिन। और शुरुआती चरणों में माना जा रहा था कि इसमें इसराइल का हाथ हो सकता था, लेकिन जब इस्लामिक स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है तो अब ये क्लियर हो गया है कि इस्लामिक स्टेट का ही इसका इसका रोल है, इस्लामिक स्टेट का। अभी तक जो गाजा में 22,438 फ़िलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। और पिछले 24 घंटों की बात करें तो 125 लोगों की मौत हो गई है। जो इसराइल है उसने कल एक जगह अलमवासी, ये सेंटर गाजा में पड़ता है, यहाँ पर भी उसने निशाना बनाया जिसमें एक बिल्डिंग में 14 लोग थे, उन 14 लोगों की मौत हो गई। वो पूरा एक फैमिली था। और अलमवासी जहाँ पर ये कल बमबारी की है इसराइल ने, वो माना जा रहा है कि वो जो क्षेत्र था उसको सिक्योर कर रखा था इसराइल ने और कहा था कि इसमें बमबारी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल ने इसको निशाना बनाया। तो एक सवाल खड़ा हो रहा है इसराइल के ऊपर कि इसराइल जो सेफ उसने जगह कर रखी है उसमें भी अगर वो हमले करेगा तो फिर गाजा के लोग कहाँ जाएंगे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ ने कहा है कि उसने फ़िलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पीआईजे के एक सुप्रीम लीडर, नॉर्थन गाजा के एक सुप्रीम लीडर महमूद लोलो, इनको निशाना बनाया इसराइल सेना ने और आज के दिन इनकी मौत हो गई है। तो ये जो महमूद लोलो है इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसने 7 अक्टूबर के हमले में ये भी शामिल थी ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ये सुप्रीम कमांडर थे नॉर्थन गाजा के इलाके में। तो इनकी आज मौत हो गई है और इनको नॉर्थन गाजा के इलाके में ही इनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। तो ये खबर अभी मिली है। जो यूएन के टॉप ह्यूमन राइट चीफ है वोल्कर तुर्क, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया। उन्होंने आज स्टेटमेंट में इसराइल के कुछ मिनिस्टर जो विवादास्पद बयान दे रहे पिछले कुछ दिनों से, जिसमें स्मोरी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज से लगभग एक हफ्ते पहले एक विवादित स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि जो गाजा के इलाके में जो फ़िलिस्तीन है इनको गाजा से बाहर निकाल देना चाहिए और यहाँ पर अब इसराइल की बस्ती बसानी चाहिए और इसराइल की जो सेना है उनको यहाँ पर बुलाना चाहिए। साथ में जो इसराइली सिविलियन है उनको भी यहाँ पर सेटलर के रूप में बसाना चाहिए। अभी फिर कल के दिन जो बेन गवीर है इसराइल के एक और दूसरे मिनिस्टर, उन्होंने भी कुछ इस तरह से बयान दिया। उन्होंने कहा कि गाजा के लोगों को, जो फ़िलिस्तीन लोग हैं, उनको निकालना पड़ेगा, तभी जाके जो इसराइल है वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो इस तरह के जो बयान इसराइल के मिनिस्टर के द्वारा आ रहे, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसराइल सरकार कुछ प्लान बना रही है जिसके तहत वो गाजा में जो फ़िलिस्तीन लोग हैं उनको निकालना चाह रही है यहाँ से। अभी खबर आई थी कल के दिन की कोंगो से बातचीत चल रही है इसराइल की और कोंगो तैयार हो गया है कुछ गाजा के फ़िलिस्तीनी नागरिकों को लेने के लिए। लेकिन अभी तक इसराइल की जो गवर्नमेंट, उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया है कि वो आखिर क्या करना क्या चाहता है। गाजा में जब हमास को ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद गाजा में क्या होगा इसके बारे में भी इसराइल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन कुछ मिनिस्टर जब इस तरह से विवादास्पद बयान दे रहे हैं तो उससे फिर जो यूएन के आज जो ह्यूमन राइट चीफ है वोल्कर तुर्क, उन्होंने इन स्टेटमेंटों की उन्होंने आलोचना की है और कहा है कि जो फ़िलिस्तीन लोग हैं ऊपर से उनके ऊपर पहले बमबारी हो रही है। कई 85% लोग गाजा के इस समय डिस्प्लेस हो रखे हैं, उनको सप्लाईज नहीं मिल पा रही है। ठंड में उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, टेंट में रहना पड़ रहा है। बीमारी उनके अंदर बढ़ गई है, जहाँ देखो महामारी फैली हुई है। तो ऐसे लोगों को जो अभी इस समय इतनी विपत्ति में, आप उनको ही शैतान के रूप में आप जब उनको दिखाना चाहोगे अपने समाज में और दुनिया के सामने, तो फिर ये सही नहीं है। तो वोल्कर तुर्क ने ये स्टेटमेंट की उन्होंने आलोचना की है और उन्होंने अपील की है इसराइल से कि वो इस तरह से जो स्टेटमेंट जारी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी क्रॉसिंग 2 तरीके से जारी है गाजा में जितनी सप्लाई जा रही है, एक तो रफा के रास्ते से, दूसरा करीम क्रॉसिंग से।
तो रफ़ा के रास्ते से पहले क्रॉसिंग शुरू हुई थी, लेकिन जब सप्लाईज कम पड़ रही थी, लोगों के लिए नहीं हो पा रही थी पूरी, तो करीम क्रॉसिंग को भी खोला गया जो इसराइल से लगती है। तो करीम क्रॉसिंग में इस समय लगभग 100 ट्रक डेली निकल रहे हैं सप्लाई लेके। तो इसराइल से कोशिश की जा रही है इसराइल को मनाने की कि ये जो सप्लाई है इसको बढ़ाया जाए। तो इसराइल ने आज स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा है कि हमने अपनी तरफ से पूरा खोल दिया है, यानी कि हमारी तरफ से 200 ट्रकों को भेजने का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, हमने उनको सब कुछ तैयार कर रखा है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है सप्लाईज भेजना, वही सप्लाईज नहीं भेज रही है। तो उन्होंने यूएन के ऊपर आरोप लगाया कि यूएन देरी कर रहा है। और जिस तरह से यूएन ऑर्गेनाइजेशन इसराइल के ऊपर आरोप लगा रही थी कि इसराइल ने ब्लॉकेट कर रखा है और ब्लॉकेट के जरिए से इसराइल जो गाजा के लोग हैं उनको सप्लाईज नहीं पहुँचे देना चाह रहा है। तो इसराइल की जो आज सरकार है उसने ये जो उसके ऊपर आरोप है उसने उसकी आरोपों को निराधार बताया और उसने कहा है कि हमारी तरफ से करीम क्रॉसिंग को खोल रखा है और हमने पूरा तैयारी कर रखी है। अब यूएन के ऊपर है, यूएन ट्रकों को अगर ले आता है यहाँ पर तो उसको जा सकता है ट्रकों को सप्लाई लेके, हमारी तरफ से कोई बैकलॉग नहीं है। तो उन्होंने यूएन के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि यूएन इस तरह से जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट मीडिया के सामने पेश ना करे और इसराइल के ऊपर जिम्मेदारी ना डाले। पिछले 24 घंटों में 120 फ़िलिस्तीनी लोगों को इसराइल ने गिरफ्तार कर दिया और ये वेस्ट बैंक के इलाके में छापेमारी हुई थी इसराइल की तरफ से। और इसराइल सेना जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ तब से वेस्ट बैंक के इलाके में भी छापेमारी लगातार करती रह रही है और वहाँ पर झड़प भी हो रही है, जिस कारण लगभग 316 लोग अभी तक वहाँ मारे जा चुके हैं और 2500 लोगों को अभी तक इसराइल ने गिरफ्तार कर रखा है वेस्ट बैंक के इलाके से। तो 24 घंटे जो पिछले 24 घंटों में 125 लोगों को इसराइल ने वहाँ से गिरफ्तार किया और इसराइल का कहना है कि ये मिलिटेंट टेररिस्ट से जुड़े हुए थे ये लोग और इनको इसराइल सेना ने तभी गिरफ्तार किया है। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इस स्टेटमेंट में उन्होंने जो इस समय नॉर्थन इसराइल में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको ऊपर उन्होंने कुछ बयान में कहा है कि पहली चीज़ है कि नॉर्थन जो इसराइल है उसमें अभी सिचुएशन थोड़ा टेंस है क्योंकि हिजबुल्ला वहाँ से अपने लेबनान वाले इलाके से फायरिंग कर रहा है हमारे नॉर्थन इसराइल वाले हिस्से में। तो उन्होंने कहा है कि अभी हम इसको सुरक्षित करेंगे, अपना जो क्षेत्र है उसको इस तरह से सुरक्षित करना है कि जो लोग हैं हमारे और वो दोबारा से नॉर्थन गाजा में लौट के आ जाए। उनको जब वो लौट के आएंगे तो फिर उनको सिक्योरिटी भी हम मुहैया कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जब ये लड़ाई को ख़त्म करेंगे तो हम इस तरह से नॉर्थन इसराइल में इस तरह से सिक्योरिटी अपरेटस बनाएंगे कि जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षित महसूस हो सके उन्हें। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो लेबनान वाला हिस्सा जो साउथर्न लेबनान में हिजबुल्ला का जो कब्जा है वहाँ से कुछ सिक्योरिटी वहाँ पर कुछ तब्दीली की जाए, जैसे हिजबुल्ला को वहाँ से हटाया जाए तभी वहाँ पर सिक्योरिटी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, वो इस समय आज के दिन निकल गए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने यात्रा करनी है जहाँ पर उन्होंने मिडिल ईस्ट के लगभग 6-7 देशों में वो जाएंगे। इसराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इस तरह वो देशों में उन्होंने जाना है। और ये जो एंथोनी ब्लिंकन की 7 अक्टूबर के बाद ये चौथी यात्रा होगी इस क्षेत्र में। एंथोनी ब्लिंकन की कोशिश ये होगी कि ये जो इस समय लड़ाई है उसमें लड़ाई में उनका कोशिश रहेगी इसराइल के प्रति समर्थन को जुटाना और दूसरा उनकी ये भी कोशिश रहेगी कि इसराइल को के ऊपर भी दबाव बनाना ताकि इसराइल जो सिविलियन लोग हैं उनको निशाना न बनाए। यूएस ने कहा है कि वो साउथ अफ्रीका का जो केस है उसके ऊपर कोई लेजिटिमेट केस नहीं मानता है। साउथ अफ्रीका ने फ्राइडे के दिन उसने इसराइल के ऊपर जेनोसाइड का आरोप लगाया था और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसने इसराइल की कंप्लेन की थी। तो ये जो हुआ जब साउथ अफ्रीका की तरफ से एक कदम उठाया गया तो इसराइल ने साउथ अफ्रीका को जवाब दिया और कहा कि हम नहीं है जो जेनोसाइड कर रहे बल्कि हमास ने जेनोसाइड किया था 7 अक्टूबर के दिन। और साथ में उन्होंने इसराइल ने अपनी सेना का बचाव किया था और कहा था कि हमारी जो सेना है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करती है। तो इसराइल ने तो जो साउथ अफ्रीका के तरफ से लाया गया जेनोसाइड वाला केस है तो उसमें तो उसने अपना क्लियर कर दिया है। आज अमेरिका ने भी क्लियर कर दिया, उसने कहा है कि वो भी मानता है कि जो साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया है वो उसका कोई लेजिटिमेट केस नहीं है और इसराइल यहाँ पर गाजा में जो भी कार्रवाई कर रहा हो डिफेंस के लिए कर रहा है, अपने खुद के सुरक्षा के लिए कर रहा हो। तो उन्होंने कहा कि इसराइल का पूरा हक है कि वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ अफ्रीका के द्वारा जो केस लाया गया वो केस हमको लगता है कि वो केस हालांकि हम ये चीज़ मानते हैं कि सिविलियन लोगों को कुछ नुकसान हुआ है लेकिन वो कोलेटर डैमेज को रोक नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि हम इसराइल और हमारे तरफ से कोशिश चल रही है कि कोलेटर डैमेज को कम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका को इस तरह से नहीं लाना चाहिए था केस और हम भी मानते हैं कि
ये केस थोड़ा ज़्यादती हो गई है, इसको अभी नहीं लाना चाहिए था। और ये जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से दिया है वो मैथ्यू मिलर ने दिया है, जो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन है।